तो हाँ, तो साथियों आप लोग का क्या है कि छठ पूजा के बाद क्लास 10th का सेटअप एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि सेटअप एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं होइएगा तो आप लोग को क्या है कि जो वार्षिक परीक्षा यानी कि 2025 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आज आप लोग का जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे पहले मैथ करेंगे, मैथ के बाद फिर विज्ञान करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश, फिर सोशल साइंस, ऐसे करके सभी सेंटअप एग्जाम का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे वैसे प्रश्नों को देखने वाले जो आपका मैथमेटिक्स के लिए होने वाला है। तो अगर आप इस सभी प्रश्नों को अगर याद कर लेते और कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा और एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा। तो फटाफट से हम लोग पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न की बढ़ने की ओर पहले देखिए क्या कर रहा है कि खंड ए यानी कि सेक्शन ए। तो आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से हमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और सेक्शन बी में हमारे लिए दिया हुआ है सब्जेक्टिव प्रश्न जिसको हमको लिख कर बनाना रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आने वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आप लोगों से कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। अब पूछा है कि 2052 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोग जानते हैं कि उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2052 को अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये कितने मरतबे चला जाएगा, 6 दूनी 18, 6 तिरी 18, 2 चला जाएगा तो 8 तिरी की 24 और 1 चला जाएगा तो 2 यानी कि 4। तो कितना आ जाएगा 684। फिर 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेगा तो 3 से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 3 से काटिएगा तो अब 3 से कितना मरतबे कटेगा तो 7 तिरी 21 कट जाएगा, 7 तिरी कितना हो जाएगा 21 और 1 उधर चला जाएगा यानी कि 6 मरतबे चला जाएगा। अब देखिए 76 किसी 3 से अब नहीं कटने वाला क्योंकि 7 6 13 होता है और 13 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि यहाँ 3 कितनी बार आया है तो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घात 3। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में यह कितनी बार प्रश्न करवाया है कि शांत के लिए क्या होता है। तो कंडीशन याद रखिएगा कि अंश में कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन हर में याद रखिएगा कि हमेशा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का होगा तो शांत होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 का पावर हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप है, बी में भी दिया हुआ है, लेकिन सी में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर 5 के जगह पर क्या है 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया है, कह रहा है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग क्या होता है तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा में ए। तो इसके लिए सबसे पहले इस समीकरण का रूप बनाना होगा, बहुपद को बनाना होगा। तो x से अगर हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर गुना करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो b माइनस बी, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस बी यानी कि 5 आ जाएगा और a का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 5 बटा में 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 जो है वो आप लोगों से एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 3 है तो p का मान क्या होगा। मतलब इस समीकरण का जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, जिसमें से एक मूल माइनस 3 है तो p का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करते हैं कि जो एक मूल दिया हुआ रहता है उसे ही हम लोग समीकरण में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना कितना आ जाएगा 18 माइनस
-3 गुने पी करिएगा तो -3p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3 = 0। अब यहाँ से देखिए 18 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 15, और ब्रैकेट बराबर को उस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा -15, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 15 कितना मरतबे 5 मरतबे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 पे। प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कि यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है तो कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा, अब पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि c/a होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन समांतर श्रेणी है। तो कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी का, कि प्रत्येक 2 पदों का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि सार्व अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। देखिए अलग अलग आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और 49 में से 9 घटाएंगे तो 40, ये भी कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ तो गुणांक में तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कह रहा है क्या कि 1 + cot² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए 2 फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। मालूम क्या होना चाहिए कि cos² थीटा - cot² थीटा = 1 होता है। दूसरा होता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो उसी के अनुसार फॉर्मूला पर चलिएगा। तो 1 + cot² थीटा क्या होता है, तो आप लोग का यह कि होता है cos² थीटा, गुना में आ जाएगा 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग का यह कि होता है cos² होता है sin² थीटा में, और sin² को नीचे लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 1 में cos 1, और ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 जो है आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है कि 5x² - 4x + 2 का विविक्ती कर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि d = b² - 4ac। यही तो फॉर्मूला आप लोग को द्विघात समीकरण में सिखाया था, तो इसी पर पुट करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4ac यानी कि 4 × 5 करेंगे तो 20, और 20 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, और 16 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा -24। अगर इस प्रश्न में पूछा जाता कि मूल की प्रकृति क्या है, तो यहाँ देखिए जब भी मूल की प्रकृति माइनस में आएगा तो आप लोग बताइएगा कि वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि 2x² - 4x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगा। इससे पहले वाले ही प्रश्न में बताया है कि मूलों की प्रकृति क्या होता है कि d का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि वो कैसा वैल्यू आया है। तो सबसे पहले यहाँ d का वैल्यू निकालते हैं। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² - 4ac। फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो चुका होगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4ac यानी कि 4 दूना 8, और 8 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा -8। और अभी बताया है कि अगर आपका d का वैल्यू यानी कि विविक्ति का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस में कोई भी संख्या आएगा तो लिखिएगा कि वास्तविक नहीं है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। मूल कौन सा है, तो ऐसे प्रश्न में मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गुणनखंड विधि पर जाते हैं, मतलब कि गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो गुणनखंड बनाते हैं तो x² हो जाएगा, 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो -2x और -x लिख सकते हैं, और +2 = हो जाएगा 0। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 2, और -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 2 = कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू तो 1 आएगा और दूसरा आ जाएगा
2। तो अब हमको दिखना है ऑप्शंस में कि 1 और 2 में से क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। मतलब अगर इन चारों में से ऑप्शन को गुना करेंगे तो कौन संख्या परिमेय बनेगा। तो परिमेय का फॉर्मूला जानते हो, वैसा संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सा बनेगा, तो देखिए रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 5 करिएगा तो रूट अंडर 15 आएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 2 करिएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर 16। और 16 किसका वर्गमूल होता है, तो 4 का, यानी कि यह P/Q का रूप का हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। परिमेय संख्या का याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय में कि रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय। तो यहाँ वर्गमूल निकल रहा है तो यह परिमेय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप तो इस वास्तविक वाले संख्या में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, और उसका लिंक जो है ना वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर 154 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा कि अगर 2 से काटिएगा तो 7 दूना 14 और 1 चला जाएगा 2, यानी कि 72। 72 किससे कटेगा, 72 ये तो हो गया। फिर अगर हम लोग 8 से काटेंगे, 8 से नहीं काटते, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 7 2 9 3 से काटते हैं। तो 3 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे चला जाए, एक बार करते 7 दूना 14 और एक या तो सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है कि 154 को काटेंगे तो ये कितना मरतबे कटेगा, 77 मरतबे कटेगा। फिर 7 से काटिएगा तो ये कितने मरतबे कटेगा, 11 मरतबे। और अब तो नहीं कटेगा तो इसका बाद गुणन क्या आएगा, 2 गुने 7 गुने 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 जो है आपके सामने वह इस प्रकार से कह रहा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण है। इन चारों में से कौन एक घातीय समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसका चर का हाईएस्ट घात जो हो वो अगर 1 होता है तो एक घातीय होता है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अब कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी कैसे बनेगा, तो जब आप लोग x + 1 का होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो यह x स्क्वायर इधर x स्क्वायर कट जाएगा और लास्ट में सिर्फ x वाला टर्म बच जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने पूछा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब इन चारों में से पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो फॉर्मूला सिंपल जानते हैं कि जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा है, तो आप लोग कहिए कि सर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है कि यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 के मूल बराबर हो तो k का वैल्यू क्या होगा। तो मूल बराबर का कंडीशन होता है कि d यानी कि विविक्तीकर का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो b का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू तो हो जाएगा b² - 4ac। तो b कितना है 3k और 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 4ac, यानी कि 4 चौका 16 और 16 एकम 16 हो जाएगा। और यहाँ से k का वैल्यू निकालिएगा तो 16 हो जाएगा 4 का वर्गमूल और 9 हो जाएगा 3 का और प्लस माइनस, यानी कि कितना आ जाएगा k का वैल्यू +-4/3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आप लोग एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा ना तो आप लोग अपने सेंटअप एग्जाम में आराम से पास हो जाइएगा और आप लोग अपने 2025 का एग्जाम भी दे पाइएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा -2 है और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो फॉर्मूला जानते हैं कि x² प्लस माइनस में होता है x इंटू अल्फा प्लस बीटा और इंटू में प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जब इस फॉर्मूले पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये इंटू में चला जाएगा, यानी कि x² + 2x - 15। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा
समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर से पूछा है कि समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं, मतलब डी का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 16 में से 12 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, 20 में से 16 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, यानी कि ये तो है। फिर देखिए 3a में से a घटाएंगे तो 2a, 5a में से 2a घटाएंगे तो 2a, ये भी होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ये भी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, कह रहा है कि समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर क्या होगा। तो ऐसे में रूट के अंदर हमको सार्वंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन जब रूट को थोड़ा हल्का यानी कि उसको तोड़ देंगे तब हमको पता चल जाएगा। तो देखिए √2 हो जाएगा, 8 को तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2√2, 9 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18 यानी कि 3√2, फिर 32 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर इसको 2√2 में से अगर √2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि √2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या करा है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि x + 2, 3x और 4x + 1 में है समांतर श्रेणी में है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का कंडीशन जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो उसका अंतर समान आएगा। तो उसी फॉर्मूला पर बेस अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो 3x माइनस हो जाएगा 2x - 2 इक्वल टू में उधर हो जाएगा 4x + 1 और माइनस में 3x। तो 3x में से 2x घटाइएगा तो x -2 हो जाएगा, 4x में से 3x घटाइएगा तो x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर पूछा था क्या कि 3x में से 2x और 3x हो जाएगा, 3x में से x यहाँ पर है तो यह 2x हो जाएगा और यहाँ x लाइएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 3। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है क्या कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुने cot 60 का वैल्यू √3 और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है। अब देखिए √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी में पूछा है, तो ए का वैल्यू सबसे पहले क्या है तो 10 हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या है तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 10 है। तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10, एन का वैल्यू है 10 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुने -3, तो -27 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा -17। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा -17। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है क्या कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 होगा। मतलब ए का तो वैल्यू है 2, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 47 और पूछा क्या है एन का वैल्यू। तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 47 इक्वल टू ए का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस एन नहीं है तो 5, तो ये हो जाएगा 5n - 5, तो 2 में से -5 घटेगा तो -3 और इस तरफ आएगा तो 50 और 5 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्या है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सब क्या हुआ विषम संख्या हुआ। तो प्रथम 10 तो देखिए 10 को गिनिएगा तो 2, 4, 5 ये सभी क्या है 10 जो हो चुके हैं। तो अगर इस सबको जोड़ने का कोशिश करिए तो 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 7 हो जाएगा 16, 16, 9, 25, 25, 26, 36, 36, 3, 39, 49, 49, 5, 54, 54, 10 हो जाएगा आपका
54 और 10 हो जाएगा आपका कितना 64 60 71 71 और 9 हो जाएगा 80 और 80 और 20 हो जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप जानते हैं कि n बट्टा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d, इसी फॉर्मूला पर भी रखकर आप लोग निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 जो है वो आपके सामने कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 2n प्लस 5 है तो t4 का वैल्यू पूछा है कि t4 का वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, एन के जगह पर क्या कर देना 4 रख देना, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 रखेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, तो 2 चौका 8 और 8 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 13। प्रश्न नंबर 25 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स 5 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो भाग देने पर यानी कि पी एक्स अपॉन जी एक्स का घात क्या होगा। तो ये सिंपल है, देखिए अगर x प्लस एक्स के पावर 5 प्लस 1 बट्टा में x प्लस 1 है तो भाग करेंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा, तो जब भाग करिएगा तो x का पावर 1 को कट के 4 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 नंबर क्या कर रहा है कि यदि बहुपद 1 शून्य -3 तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप लोग लगातार बिगिनर्स लर्न से पढ़ते रहिएगा ना तो ऐसे प्रश्न आपको इजी ही लगेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को जो है वो बहुत डीप से और बहुत आसानी से समझाते हैं। तो शून्य -3 है तो -3 कब आएगा, जब इस वजह से वैल्यू पुट करेंगे और जहां पर 0 आ जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए में x के जगह पर -3 पुट करते हैं और +3 तो प्लस माइनस कट के कितना आ जाएगा 0, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि 2x - 5y इक्वल टू 7 का एक हल होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाया है। क्या सिखाया है कि ऐसे प्रश्नों में आप x और y ऑप्शन से उठाकर पुट करिएगा और जहां यह सेटिस्फाइड हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस ऑप्शन में पुट करिएगा तो अगर -6 और -1 पुट करिएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1, जैसे कि x इक्वल टू 6 करिएगा तो 6 दूना 12 और 5 गुने करिएगा तो 5, तो 12 में से 5 घट के कितना आ जाएगा 7, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x इक्वल टू 4 के आलेख पर है। तो x इक्वल टू 4 के आलेख पर कौन सा है, तो यह हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जब x इक्वल टू 4 है यानी कि वहां y का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट के लिए a20 - a10 का मान होगा। तो ऐसे प्रश्नों में ना बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कैसा प्रश्न आ चुका है, अब इसको कैसे निकालेंगे, वह a+19d a प्लस क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको 2 ही चीज निकालना है, पहला तो सार्व अंतर और दूसरा इसका अंतर निकाल देना है। तो 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 4, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए अगर a प्लस बी a20 है तो इसको क्या लिखाएगा a+19d माइनस a10 है तो ये क्या लिखाएगा a-9d, तो प्लस a माइनस ए कट जाएगा, 19d में से 9d घटेगा तो कितना आएगा 10d और d का वैल्यू कितना है 4, तो 10 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है क्या कि 5x - 15y इक्वल टू 8 तथा 3x - 9y इक्वल टू 24/5 के आलेख की कैसी दो रेखाएं होगी। तो दो चर वाले रैखिक युग्म का आप लोग को बताया उसमें कि कैसे निकलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रखकर चेक करते हैं और केस देखते हैं। तो इसमें पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा 5/3, b1 हो जाएगा 15/9 और 3 से काटिएगा तो ये भी आ जाएगा 5/3,
फिर देखिए 8 बटा और C2 कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 24 बटा में 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 24 कट के 3 आ जाएगा। मतलब कि अगर इसको लिखना चाहेंगे हम लोग तो ये सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 बटा में 3। और आप लोग कंडीशन जानते हैं कि जब A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2 होता है, तो वह रेखा जो होता है वह समपाती रेखा होता है। कैसा होता है, समपाती रेखा। प्रश्न नंबर जो है वो आपके सामने दिया हुआ 31 इस प्रकार से कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न जो है ना वो आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में मैंने ढेरों सारे करवाया है, तो अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग नियम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का या तो हाइट हो या परिमाप हो या फिर उसका भुजा हो, उसका स्क्वायर कर देते, अनुपात का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, समरूप त्रिभुजों में हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 81 का 9, यानी कि 7:9 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि दो समरूप भुजाओं के संगत भुजाएं 4:5 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सिंपल है, भुजाएं अगर 4:5 में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 और 32 है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज होता है एक वर्ग ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग टेर इस प्रकार से थोड़ा आप लोग देखते होइएगा इस प्रकार से। तो कह रहा है क्या, इस प्रकार से देखिए विकर्ण कह रहा है कि 24 है तो आधा लेके या तो 12 हो जाएगा, 32 है यानी कि 16 और 16, तो 12 16। और आप लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं कि 12 16 रहने पर कितना आता है, 20, यानी कि प्रत्येक भुजा जो हो जाएगा वह 20 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 क्या है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/3। और tan 60 cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा में D इक्वल टू AC बटा में DF की संग त्रिभुज की समरूप होगा। किसके बराबर होगा, जब त्रिभुज एंगल B जो है वह एंगल E के बराबर होगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि यदि त्रिभुज ABC जो समरूप है PQR के, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल PQR इक्वल टू 121 और 169 में BC और QR का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 121 हो जाएगा 11 का वर्गमूल और 169 हो जाएगा 13 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो देखिए बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने, कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, B है 47 डिग्री, R है 83 डिग्री। पर देखिए पहले त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, ABC हो गया, ये त्रिभुज ABC हो गया। फिर PQR पर आते हैं तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। देखिए B का वैल्यू 74 है, इसका वैल्यू है 74, R का वैल्यू है 83। अगर R 83 है तो P और Q का वैल्यू कितना बच गया, 97 बच गया। उसमें आप लोग देखिएगा तो B का वैल्यू हो गया कितना, B का वैल्यू आप लोग का हो गया 47, तो 97 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि A का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो कह रहा है कि 2AB इक्वल टू PQ, तो BC इक्वल टू 8 है तो QR का वैल्यू
क्या होगा। तो सिंपल है, इसका स्क्वायर दुगुना है, पी क्यू का क्या है, दुगुना है। तो अगर बी सी 8 है, बी सी कितना है 8 है, तो क्यू आर का क्या होगा, दुगना हो जाएगा, 8 का दुगना 16 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वह परपेंडिकुलर है बीसी के, और एडी बराबर बीसी 8 है, तो बीसी बराबर 14 है, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से समझिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। एडी जो है परपेंडिकुलर है डी सी, ये हो गया डी सी। कह रहा है बी सी 14 है, बी सी का वैल्यू कितना है 14, उसमें से ए डी का वैल्यू है 8, तो ए डी वैल्यू हो गया 8, डी सी वैल्यू कितना है 8, डी सी वैल्यू हो गया 8। अगर ये 8 हो गया तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 8, और पूछा क्या ए बी, मतलब इस वाले ए बी का वैल्यू निकालना है। तो 8 और 6 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं कि सॉरी ट्रिपलेट क्या जानते हैं आप लोग, ट्रिपलेट जानते हैं कि 3 4 और 5, तो 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, तो 5 का दुगना 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 नंबर है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। और ऐसे प्रश्न जो है ना अक्सर क्या करते विद्यार्थी छोड़ देते हैं, या उन्हें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो अच्छे कंसेप्ट तो पढ़े नहीं होते हैं, ऊपर जा पर पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न आपको यहाँ बिगिनर्स लर्न पर समझने को मिलते हैं। तो देखिए क्या करा है, वृत्त का परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, और व्यास, व्यास जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है उसका दुगना होता है, तो ये हो गया दुगना। अब कह रहा है कि अधिक है, मतलब इसका अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ से 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा पाई माइनस 1, पाई माइनस 1 इक्वल टू में 9। पाई का वैल्यू जानते हैं कितना 22/7, तो ये 22/7, और 7 गुने 1 करेंगे, 22 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये हो गया 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r 15/7 इक्वल टू में हो जाएगा 9। अब देखिए कुछ कटने वाला है, 3 से 9 3 मरते हुए, 3 से 15 5 मरते हुए, तो 7 3 21, और बट्टा में 5 दूना 10, और 10 को 21 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने इस प्रकार से है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर का अंतर कितना है 100 है, और उनकी परिधि का अंतर मतलब कि 2 पाई आर, और यहाँ बड़ा आर ले लेते हैं 2 पाई आर स्मॉल आर, ये कितना है 20, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद आर इंटू आर में अगर आप लोग पुट कर दीजिएगा यहाँ से, तो वहाँ से जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा, और इसका वैल्यू 10 आएगा, मेरे ख्याल से 10 ही आना चाहिए, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो 43 है क्या कि यदि बिंदु 5P तथा दो जीरो के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर होगा। तो यह कैसा प्रश्न है, तो यह प्रश्न याद रखिएगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति जो होता है उसका प्रश्न है। तो फॉर्मूला होता है क्या कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 2 में से 5 घटाइएगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 में से p घटाइएगा तो p स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है 5 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो यह जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 25 में से 9 घटेगा तो 16, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने दिया हुआ है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्तों का अनुपात है क्षेत्रफल, तो यह पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना है ऊपर है 36 नीचे है 49, तो पाई से पाई कट जाएगा, और देखिए स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 36 हो जाएगा 6 का वर्गमूल, और 49 हो जाएगा 7 का, यानी कि 6:7, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी
स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है तो ओ वृत्त केंद्र है, तो ओटी का वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझिए क्या करा है। मान लीजिए यह ओ वाला कोई केंद्र है, ओ से हम अति सतह को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है 7 है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचते हैं पी से लेकर टी तक, ये कितना है 24 है। तो अब कह रहा है कि ओ टी मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25, क्या होता है 7 24 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न है दिया हुआ कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो हम लोग क्या किए थे कि भुजा निकालने के लिए उसका जो हम लोग किए थे कि त्रिज्या निकालने के लिए कि उसका, और हम लोग ले लिए थे क्या वर्गमूल ले लिए थे। अब क्षेत्रफल कर रहा है तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन 52 हो जाएगा और कॉस 38 को अगर साइन में चेंज करिएगा तो ये भी आ जाएगा साइन 52, तो 52 से 52 कट के कितना आ जाएगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि यदि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है कि इस प्रकार से दिया हुआ है ऐसे कि अगर केंद्र से दूरी जो है वह 13 है, केंद्र से दूरी 13 है और स्पर्श रेखा 12 है, तो पूछ रहा है कि ये वाला जो होगा यह क्या होगा। तो 12 13 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, उसके द्वारा 15 मिनट में किया रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला से आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। और 50 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट नंबर प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद अभी 1 से 50 तक कर लिए और अगले वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा 1 से लेकर 100 तक के सारे VBI प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके सेंटअप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। 50 देखिए क्या करा, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 के बराबर होता है, तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का प्रश्न का सीरीज जो है वह समाप्त होता है। और आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 और उसके बाद विज्ञान सोशल साइंस सभी का प्रश्न ऐसे ही आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।